नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी को लगता है कि बिहार ने पूरी तरह से अपनी बाहों में पकड़ लिया और एकदम से बचा लिया। बिहार चुनाव के रिजल्ट अभी और वक्त लगेगा, शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड दिखा रहा है वो 180, 190, निश्चित रूप से 180 प्लस पे तो आके निश्चित रूप से आंकड़ा रुकेगा। हो सकता है 190 भी हो जाए, 190 प्लस भी हो जाए, 200 तक भी जा सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना आप तय मान लीजिए कि 180 के ऊपर ही एनडीए का आंकड़ा रहेगा। ये इस स्थिति की का आकलन मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन प्रिडिक्शन करना उचित नहीं है, इसलिए मैंने कहीं किसी सोशल मीडिया पे इसके पहले भी मैंने ये नहीं कहा। लेकिन मैं स्वयं बिहार से लौटा हूं, बिहार घूमा हूं, और जो स्थिति थी वहां पे उससे ये स्पष्ट हो रहा था 180 प्लस। मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को वन एंड वन बातचीत में ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, 180 से ऊपर एनडीए को सीटें आएंगी और मुमकिन है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हार जाएं। इस तरह का प्रो इनकम्बेंसी है। और एंटी जो वोट है, एंटी जो मूवमेंट है, वो राहुल गांधी और तेजस्वी के खिलाफ है। वो लालू यादव के पुराने राज को जनता याद नहीं कर रहे हैं। और अभी तो बाइफर्केशन होगा, जब आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में यादव वोट का भी बिखराव हुआ है, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट का भी बिखराव हुआ है, क्योंकि ये जो नतीजे आ रहे हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2010 के आसपास का ये नतीजा है, जब एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई थी, 200 प्लस सीटें एनडीए को मिली थी 2010 में। और इस बार भी सिचुएशन उसी प्रकार का है। भारतीय जनता पार्टी का भी स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार है, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट शानदार है, और जो बाकी अलाय है उनका भी स्ट्राइक रेट शानदार है। इसका मतलब यह हुआ कि एनडीए एज ए हाउस कंसर्टेड फाइट कर रहा था। मतलब जेडीयू के लिए भाजपा के उम्मीदवार काम कर रहे थे, भाजपा के वर्कर काम कर रहे थे, भाजपा के लिए जेडीयू के वर्कर काम कर रहे थे, एलजेपी के लिए बीजेपी के वर्कर काम कर रहे थे, जेडीयू के वर्कर काम कर रहे थे, और एलजेपी वाले जेडीयू के लिए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हम के लिए, आरएलएम के लिए भी बीजेपी वाले और जेडीयू वाले काम कर रहे थे, और आरएलएम वाले बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए भी काम कर रहे थे, और अपने अन्य साथी, अपने सहयोगियों के लिए भी काम कर रहे थे, लोजपा के लिए भी काम कर रहे थे। यह स्थिति दिखलाता है कि एनडीए एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हाउस के रूप में इलेक्शन में उतरी हुई थी, और एनडीए को इस मामले में सफलता दिखाई पड़ रही है। और अब लोग मान जाएंगे कि अमित शाह का जो कैंप था पटना में वो कितना कारगर हुआ, और कैसे अमित शाह का एक स्टेटमेंट, एक लाइन, कैसे एनडीए के समर्थन में माहौल बना दिया। आप याद कीजिए, जब अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम कौन होते हैं सेलेक्ट करने वाले, ये तो आफ्टर इलेक्शन विधायक दल चुनेगा अपना नेता। और उसके बाद यह खबर उड़ गई कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, बीजेपी एनडीए में अपनी पार्टी का उम्मीदवार लाएंगे। और उसके बाद यह सरगर्मी हो गई, और अपोजिशन जो नीतीश कुमार पर अटैकिंग थी, उन्होंने अपना ट्रेजेक्ट्री बदल दिया और नीतीश कुमार पर अटैक करना उन्होंने छोड़ दिया। नीतीश कुमार पर अटैक करना छोड़ दिया, बल्कि पूरा अटैक उन्होंने बीजेपी पर शिफ्ट कर दिया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ था 20 इयर्स का, उसको भी अमित शाह ने डाइल्यूट कर दिया एक स्टेटमेंट से। और उसके बाद भाजपा ने आकर के कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, हैं और आगे भी रहेंगे।
अब इसे आप कुछ भी कह लीजिए, बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनकी तो मंशा यही थी कि वो जेडीयू को, लेकिन चूंकि ये आरजेडी के साथ बातचीत करने लगे, इसलिए उनको लगा कि हमारी सरकार खतरे में आ जाएगी, केंद्र में आ जाएगी खतरे में, यहां खतरे में आ जाएगी, इसलिए नीतीश कुमार को साथ लेना उनकी मजबूरी है। ये जो सुपरफिशियल पॉलिटिकल एनालिसिस है, इसे आप सुपरफिशियल ही माने। हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो, लेकिन लेकिन नीतीश कुमार को के सामने बीजेपी से बढ़िया अलाय कोई हो नहीं सकता है। ये बीजेपी की कृपा रही है कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार स्वाभाविक अलाय हैं भारतीय जनता पार्टी का। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बहुत चुनावी विश्लेषण हो रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बहुत चुनावी विश्लेषण हो रहे हैं, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेता हूं, लेकिन अब इतने विश्लेषक आ गए हैं, उन्हीं को सुनिए, हमें सुनने की जरूरत नहीं है। हम जिस तरफ आपको इशारा कर रहे हैं कि कैसे बिहार ने मोदी को बचा लिया, मोदी कैसे बिहार चुनाव में किसके निशाने पर थे और अभी भी हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है मामला, मोदी तब भी उनके निशाने पर थे और आज भी हैं। निशाना है सीआईए, मुल्ला मुनीर। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, सीआईए, अमेरिकी डीप स्टेट और मुल्ला मुनीर। सिर्फ एक दिन पहले की बात है, 13 नवंबर 2025, मतलब 14 तारीख को रिजल्ट आ रही है। एक दिन पहले दो बयान आए। एक सुनील सिंह हैं एमएलसी आरजेडी के, और एक राम साहब हैं एक्स एमएलए, अब तो एमएलए एक्स ही हो जाएंगे, एमएलए आरजेडी के। उन दोनों का एक बयान आया कि ध्यान रहे, अगर इस बार कुछ भी हुआ तो बिहार की सड़कों को नेपाल में तब्दील कर देंगे। सीधी धमकी, सीधा सीधा अटैक था कि नेपाल की सड़कों को उतार देंगे बिहार में। नेपाल ने जो कुछ देखा वो बिहार देखेगा। और ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं बोल रहा है, एक जिम्मेदार आरजेडी का एमएलसी बोल रहा है, इसके अलावा एक विधायक बोल रहा है, और दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर रिजल्ट के साथ कोई छेड़खानी हुई। इतना बड़ा पोलराइजेशन हुआ है इस बार इस चुनाव में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महादलित, जिसको आप ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ लामबंद है, और सवर्ण पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ लामबंद है। जनसुराज कुछ नहीं कर पाई। साफ लग रहा है कि जनसुराज कहीं एक दो सीट पर वो बढ़त बनाए हुए थी अभी, लेकिन अब जब नतीजे आएंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि जनसुराज की, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अच्छा प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं, करना भी चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए, जनसुराज ने किया। लेकिन जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो ये है कि जनसुराज की अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि अब प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिकल रियलिटी को समझेंगे। मित्रों, मैंने 2020 में इस पॉलिटिकल रियलिटी को बिहार की पूरी तरह से चुनाव में कूद करके देखा था। मैंने देखा, वहां पे मैं देख रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही थी और मैं उसको बहुत नजदीक से ट्रैक कर रहा था, और मैंने वहां पर वोटर के मूड को इस तरह से देखा। उसके बाद मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि बिहार में अभी सूचना का अभाव है, और जो कुछ भी सूचना उनके पास पहुंच रही है उनको वो ठीक से एनालाइज करने की स्थिति में नहीं है। सूचना तो है लेकिन एनालाइज करने की स्थिति में नहीं है। बल्कि आप इसे ये कहें कि सूचना भी छोड़ दीजिए, बिहार में जो प्राथमिक स्थिति है वो पेट की है।
कपड़े की है, बदन ढकने की है, जीवन को ठीक से खड़ा करने की है। बिहार की स्थिति ये बनी हुई है और ये 80% जनता की कहानी है। खुद जनसुराज के जो सर्वे सर्वा है प्रशांत जी, वो खुद कह रहे थे कि बिहार में बहुत ही कम आदमी को अपना जमीन भी है, 60% से अधिक लोग वहां भूमिहीन है। आप इसी से कल्पना कीजिए कि 60% से अधिक लोगों को अपना जमीन ही नहीं है, एक कट्ठा जमीन भी नहीं है। जिस प्रदेश में जिनके पास अपना जमीन नहीं हो खड़ा होने के लिए, उस प्रदेश से अभी आप आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा करना मुश्किल है। मैं कास्ट के आधार पर नहीं कह रहा हूं। वहां जो जो व्यवहारिक परेशानी है, और इसी व्यवहारिक परेशानी को नीतीश कुमार ने, चूंकि वो सत्ता में हैं, अगर प्रशांत किशोर की पार्टी सत्ता में रहती तो शायद वो भी कहती, और इसीलिए बहुत मुश्किल है बिहार जैसे प्रदेश में, बल्कि कहीं भी अब जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका होना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस की सरकार पूरी तरह से इस तरह से एनार्किस्ट ना हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए, किसी की कुछ सुने नहीं और जनता बदहाल हो। लेकिन अगर कोई पार्टी सत्ता में हो तो सत्ता के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उसका इस्तेमाल करते हुए जो एंगर है वोटर का या जनता का, उस एंगर को डाइल्यूट कर सकती है सत्ता अगर चाहे। वही काम नीतीश कुमार ने किया। स्कूल में बच्चों को स्कूल साइकिल देना शुरू किया, बस्ता देना शुरू किया, पोशाक देना शुरू किया, खाना देना शुरू किया। मैट्रिकुलेशन के बाद 25,000, ग्रेजुएशन के बाद 50,000, और उसके बाद जीविका दीदी का जो पूरा कंसोर्टियम है बिहार में, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। फिर पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण 50% का, ये सब नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्ष में किए हैं। तो नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक तैयार किया हुआ है। इसीलिए नीतीश कुमार के समर्थन में अगर कोई लामबंदी हुई है तो इसे आप ये कहें कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। आप रियलिटी नहीं पहचानेंगे। आप बार बार वोट चोरी वोट चोरी इतनी संख्या में, 68% से अधिक सेकंड राउंड में, और फर्स्ट राउंड में भी 60% से अधिक वोटिंग हुई है। 2005 में बिहार में 50% भी वोटिंग नहीं हो पाया था, 40-45% था। तब भी सरकार बदल गई थी। यह खौफ था उस वक्त। जब आपको याद होगा कि केजे राव जो वहां पर जब इलेक्शन एक इंचार्ज थे, प्रभारी थे बिहार के, और उन्होंने किस प्रकार से काम किया था, जिसके बदले में बिहार में आप ये पहला बदलाव देखने को मिला। अगर केजे राव नहीं होते तो बिहार में लालू जी की सत्ता नहीं गई होती। उन्होंने फियरलेस और फेयर इलेक्शन करा करके इस बात को साबित किया था, और सत्ता का परिवर्तन हो पाया, और नीतीश कुमार उसके बाद 2005-6 में मुख्यमंत्री बन पाए। या आज उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो पहले वो जो बीज बोया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसका आज ये खा रहे हैं। उल्टी बात कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को जो मुद्दे बनाने चाहिए थे उसको ना बना करके राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा बनाया। क्यों? अब सुनिए कहानी। मैंने क्यों कहा आपको, यह पूरा प्रकरण राहुल गांधी इस तरह से जनता के दिमाग में डालना चाहते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है, झूठ है, ताकि जनता के मन में एक चुनी हुई सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो। और अब क्या हो रही है स्थिति, अगर एक दो कास्ट का कॉम्बिनेशन को छोड़ दें तो एंटायर समाज उनके खिलाफ हो गया। यही पॉलिटिकल रियलिटी है। मैं उसको इस तरह से खोल करके बताना नहीं चाहता, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ जाइए। ध्रुवीकरण हो गया। दो कास्ट और एक संप्रदाय, एक कास्ट और एक संप्रदाय का जो एक मिलन हुआ, उसके बाद एंटायर कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गई। और इस बात को लेकर के राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि उनके पैर के नीचे से दरी खींच ली किसी ने, वोटर ने खींच ली, और उनको इस बात का एहसास नहीं है। कंप्लीट पोलराइजेशन हो रहा है, और मोदी और नीतीश उस पोलराइजेशन के बहुत बड़े सिंबल बन गए। लेकिन राहुल गांधी को पॉलिटिकल रियलिटी का कोई भरोसा नहीं। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के सलाहकार यहां पर खरे साहब है, सुरजेवाला है, जयराम रमेश है, और उनके जो ठकुर सुहाती करने वाले टोटल पोलिटिकली इलिटरेट जर्नलिस्ट, उनकी सलाह पर माननीय राहुल गांधी जी काम करते हैं, कोई कैंपेन को फ्लैग करते हैं।
अब भी राहुल गांधी को यह समझ नहीं है। ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये वोट चोरी का मुद्दा और कुछ भी नहीं है। ये सीआईए के इशारे पर किया गया एक फॉल्स नैरेटिव है, जो मोदी के खिलाफ लोगों को नेपाल बनाने की पूरी कवायद है। वो क्या मुद्दा हो सकता है? और चीज में तो हम जीत नहीं पा रहे हैं मोदी से, मोदी के खिलाफ कोई और मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो वोट चोरी का मुद्दा खड़ा कर दो और इसको किसी तरीके से फैलाओ। राहुल गांधी को मालूम है बिहार का रिजल्ट, पूरी तरह से मालूम है राहुल गांधी को। आखिर में इन्होंने तेजस्वी के सामने सरेंडर भी कर दिया और तेजस्वी आज पछता रहे होंगे इनको लेकर के क्यों घूमे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब तेजस्वी, क्योंकि उनको परेशानी है कि 99 सीट इन्होंने दिलवा दिया, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी अब पैरासाइट हो गई है, रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर के उसका हक खा रही है। मैंने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। एक कैप्टन बार बार हार रहा है, बार बार, फिर भी आप उस कैप्टन को कैप्टन बनाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी 2024 में 50-60 सीट नीचे आया, 60-63 सीट नीचे आया, तो चर्निंग शुरू हो गई कि क्या संघ मोदी को हटाएगा। चर्निंग शुरू हो गई। आप कल्पना कीजिए कि अगर हरियाणा चुनाव हार जाते और महाराष्ट्र चुनाव हार जाते, आज बिहार चुनाव हार जाते, तो बैटरी क्या करती मोदी की? मोदी की क्या स्थिति होती? और खुद और कोई नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल बढ़ जाता, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और खुद मोदी भी ये कहते हैं कि हां, ऐसा लगता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मोदी के सामने वो स्थिति आती कि वो लगातार चुनाव हारते जाते, तो मोदी कह देते कि हां, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, सरकार मैंने बना लिया है, मैं पीछे हटता हूं। इतनी सलाहियत नरेंद्र दामोदर दास मोदी में है, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी रखते हैं कि ठीक है, मैंने 25 साल चलाया मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, अब शायद हो सकता है कि जनता की अपेक्षा हमसे अधिक है और उस अपेक्षा की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता को अगर मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं रास्ता दे रहा हूं किसी अन्य के लिए। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी होते, अगर ये स्थिति होती, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ये बात उठ गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पुख्ता खबर यह है मित्रों कि सीआईए पूरी तरह से प्लानिंग कर रही है, मोदी को किसी प्रकार से कमजोर करो। और वो इस एजेंडे पर थी कि अगर बिहार में नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया जाए, मतलब इलेक्टोरली, अगर इलेक्शन नरेंद्र मोदी बिहार में हार जाते हैं, उनका एनडीए हार जाता है, तो फिर मोदी के खिलाफ वोट चोरी का भी मामला, वोट चोरी का मामला वैसे फिर चलता नहीं, कुछ और मामला होता। ये रिजीम चेंज का ये पूरा चल रहा है खेल, वो अभी खत्म नहीं हुआ। इस पर मैं अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। ये रिजीम चेंज का जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है बॉर्डर पार से, वो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो खेल अभी भी जारी है। तो बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को बचा लिया और अब सीआईए बैकफुट पर है, डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि मोदी की इंटरनल पॉपुलैरिटी घट नहीं रही है और बढ़ते जा रही है। और कोई भी निगोशिएशन अगर भारत अमेरिका के साथ करता है, तो भारत की जनता मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मतलब मोदी को अनपॉपुलर करने की जो उनकी मंशा है, सीआईए की और अमेरिकी डीप स्टेट की, वो काम नहीं हो पा रहा है। या तो मोदी चुनाव हार जाए इंटरनल किसी स्टेट में, हरियाणा हार जाते, महाराष्ट्र हार जाते, बिहार हार जाते, हो नहीं रहा है। तीनों स्टेट जीत गए, ठीक है, लोकसभा में सीटें कम आई, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। थंपिंग, ऐसा भूतो न भविष्यति हो रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव तो भूतो न भविष्यति था। अपने दम पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 132-33 सीट ले आई। मतलब सिर्फ 7-4-11-12 सीट से वो पीछे है अपने बल पर सरकार बनाने में। और इसीलिए उनके जो अलाय हैं वो पूरी तरह से चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं। उनको मालूम है कि अगली बार, और अभी बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह महाराष्ट्र में बोल के आए कि 2029 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि 2029 में
हम अपने बल पर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार होगी। बिहार चुनाव ये फ्लिप देगा आने वाले दिनों में। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से अपोजिशन वैदेशिक शक्तियों के साथ हॉबनॉबिंग कर रही है, वो अपनी साख गंवा रही है, साख खत्म कर रही है। और राहुल गांधी कोलंबिया की यात्रा करते हैं। आप कल्पना कीजिए, कोलंबिया में जाकर के किस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो केरल में है वो सेकुलर है और भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। राहुल गांधी को कौन समझाएगा? राहुल गांधी पॉलिटिकली इमेच्योर नहीं है, पॉलिटिकली इलिटरेट है। और मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच गया हूं, इमेच्योरिटी तो एक बात होती है, 56-57 साल के वो व्यक्ति हैं, अभी तक उनमें पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं आ रही है। 20 साल से वो भारत के सांसद हैं और अगर उनको पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं आ रही है तो ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी पॉलिटिकली इलिटरेट भी हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है। अब देखिए, उन्होंने ओबीसी का ड्रामा शुरू किया देश में, वो चला नहीं। बिहार चुनाव उसका सबसे बड़ा प्रतिफल है, सबसे बड़ा प्रतिफल है। वोट चोरी का ड्रामा उन्होंने शुरू किया, नहीं चला। वो हर रॉन्ग विकेट पर उतर के खेल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक समझ नहीं है और उनके जो सलाहकार हैं वो ये नहीं बताते हैं कि आपको राजनीति में किस तरह का आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब तो मुझे संदेह हो रहा है कि सीआईए के एजेंट जो उन्हें कहते हैं वही वो करते हैं और सीआईए के स्लीपर सेल भारत में मौजूद है और ये स्लीपर सेल पूरा डेटा इकट्ठा कर रहा था कि कैसे मोदी बिहार चुनाव हार रहा है। मोदी बिहार चुनाव जीत गया और मोदी को बिहार वासियों ने बचा लिया। अब ये जो बिहार का चुनाव है, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, बिहार से भारत विश्व विजेता बनने जा रहा है। इसलिए एक एक बिहारी को बहुत बहुत दिल से शुभकामना कि भारत को विश्व विजेता बनाने के लिए जो आपने काम किया है वो बहुत जबरदस्त किया है। अगर मोदी एनडीए बिहार में चुनाव हार जाते तो परिदृश्य बिल्कुल दूसरा होता मित्रों, बिल्कुल दूसरा होता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी की नेगोशिएशन पावर है उसमें जबरदस्त डिक्लाइन होता और अभी भी खतरा टला नहीं है, इस पर मैं अलग से डिटेल बताने वाला हूं आपको। लेकिन सीआईए के निशाने पर पूरा बिहार चुनाव था, उन्होंने अपने तरीके से जितनी कोशिशें थी करने की कर लिया, लेकिन बिहार की सुधी जनता ने उनकी सारी रणनीति पर पानी फेर दिया। सारी रणनीति पर पूरी तैयारी कर ली थी उन्होंने और अभी भी उसी तैयारी का नतीजा है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं कि बिहार की सड़कों पर नेपाल आपको दिखेगा। ये हो रहा है। अभी सेना भी चाक चौबंद है और पुलिस भी चाक चौबंद है, क्योंकि कुछ भी ये लोग बिहार की सड़कों पर करवा सकते हैं। लेकिन वो फिर वही सपना ही रह जाएगा। अगर कुछ हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसा निपटा जाएगा कि पुश्तें याद रखेंगी। यह गलतफहमी हटा ले कि भारत में कोई नेपाल दोहराना चाहे तो, चाहे वो किसी की भी सरकार होती। अगर अगर राहुल गांधी की भी सरकार होती तब भी मैं शायद यही कहता कि बिहार भारत में नेपाल नहीं दोहरा सकते हैं। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के खिलाफ एनआरकी नहीं ला सकते हैं आप, विद्रोह नहीं कर सकते हैं आप चुनाव में जाइए, तर्कों के आधार पर उन्हें मात दीजिए, हराइए, साक्ष्यों तर्कों के आधार पर जनता का दिल जीतिए। एक सिस्टम है बना हुआ। आप इतने दिनों तक शासन में रहे, कोई पार्टी अगर इतने दिनों तक है, आप अपनी साख बढ़ाइए, बढ़ाने के मौके हैं आपके पास, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप करना नहीं चाहते हैं या आप जो करना चाहते तो हैं लेकिन जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है, मान लीजिए आप, मान लीजिए आप। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको सलाह देने के काबिल हूं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो मुझे आमंत्रित कीजिए, मैं बताता हूं आपको। 360 आप में परिवर्तन हो जाएगा और आप कुछ सही दिशा में काम करने लगेंगे। लेकिन पहली जीत तो ये हुई मित्रों, चुनावी जीत नहीं, पहली जीत ये हुई कि सीआईए की बहुत बड़ी हार हुई है, आईएसआई की बहुत बड़ी हार हुई है और मौलाना मुनीर अब मोदी के निशाने पर सीधा आ गया है। बिहार के बाद
मौलाना मुनीर का इलाज शुरू होने वाला है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।